हार्ट की ब्लॉकेज की बात तब आती है जब हम किसी किसी व्यक्ति के सिम्टम्स की वजह से और उसकी ईसीजी में चेंजेस आने की वजह से या उसके हार्ट के फंक्शन में कमी होने की वजह से हम उनकी एंजियोग्राफी प्लान करते हैं। एंजियोग्राफी का मतलब होता है किसी भी नस की संरचना को देखना। कोरोनरी एंजियोग्राफी का मतलब होता है हार्ट की नसों की संरचना को देखना। एंजियोग्राफी के लिए हम हाथ की नस से या पैर की नस से जा कर के, जो कि सभी हार्ट से ही निकल के आती हैं, तो हम इससे पतली पतली तार लेकर हार्ट की नस के ओरिजिन तक जाते हैं और वहाँ पर पतले पतले कैथेटर्स से उसमें जो कुछ डाई होती है जो कि हार्ट के लिए कंपेटेबल होती है या बॉडी के लिए कंपेटेबल होती है, जिसका बहुत कोई नुकसान नहीं होता, वो डाल करके और रियल टाइम में उसकी इमेज हम सामने वीडियो स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रोसेस को एंजियोग्राफी कहते हैं और जो इमेज हमें मिलती है उसको हम एंजियोग्राम कहते हैं। तो उसमें हमें रियल टाइम में ये दिख जाता है कि हार्ट की जो नलियां हैं वो कैसी हैं। ऑब्वियसली जो हार्ट की नलियों का बाहर का सरफेस है वो हमें उसमें नहीं दिखता, उसका ल्यूमेन दिखता है, उसको ल्यूमिनोग्राम भी कह सकते हैं। तो ट्रेडिशनली हार्ट की जो नलियां होती हैं तीन, उसमें किसी भी ह्यूमन हार्ट में मोस्टली 3 नलियां होती हैं, जिसको हम लेफ्ट साइड में 2 नलियां होती हैं और राइट साइड में 1 नली होती है, जिसको कि कुछ वेरिएशंस भी उसमें आते हैं। और ट्रेडिशनली उसमें हम ये देखते हैं कि कितना ब्लॉकेज है और कहाँ पर है। ब्लॉकेज को जो देखने का या मापने का तरीका होता है, एक तो अनुभव के साथ देखते देखते ये अंदाज़ा होता है कि ये इतना है, जिसको कि आई बॉलिंग कहते हैं, और दूसरा कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से भी उसको एसेस किया जाता है। ओवरऑल ऐसा देखा गया है कि एक एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट की आई बॉलिंग इज मोस्टली बेटर देन द सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन। लेकिन इस एक्सपीरियंस वेरी करता है और उसके साथ साथ आई बॉलिंग के रिजल्ट्स भी वेरी करते हैं और सॉफ्टवेयर जो निकालता है वो भी वेरी करता है डिफरेंट मशीन में और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ब्लॉकेज को हमने 90 कहा तो हो सकता है कोई उसको 95 भी कहे, कोई उसको 85 भी कहे, हो सकता है कोई उसको 80 भी कहे। तो ये पर्सनल वेरिएशंस होंगे। तो इसमें ये उस कितना परसेंट है उसको पकड़ने के बजाय ये समझना चाहिए कि उसकी रेंज क्या है। 50% से कम की ब्लॉकेज को नॉन सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज या प्लाकिंग बोलते हैं। 50% से 70% को हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं, मगर वो उसके लिए हमें कोई स्टेंटिंग या बाईपास की आवश्यकता नहीं रहती है। 70% एंड अबव वो जो हैं वो नॉर्मली हार्ट के सर्कुलेशन को इम्पैक्ट कर सकती हैं। अगर किसी को 70% 80% की ब्लॉकेज है तो बैठे बैठे उसको यूजुअली दर्द या तकलीफ, कोई सांस की तकलीफ, कोई भारीपन नहीं होगा। लेकिन जब वो चलेंगे या वो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या वो दौड़ेंगे, कुछ खेलेंगे, तो शायद उनको भारीपन होगा, क्योंकि हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। जब हार्ट तेजी से चलता है, पावरफुल कॉन्ट्रैक्टिलिटी करता है, तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज़्यादा ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है। तो 70 से लेकर के 80, 85, 90% तक की ब्लॉकेज में हो सकता है बैठे बैठे परेशानी ना हो, मगर चलने में, हार्डवर्क करने में परेशानी का अनुभव हो। 90% एंड अबव मोस्टली बैठे बैठे या थोड़ा काम करने से भी उनको तकलीफ महसूस होगी, जिसको हम क्लास 3 एंजाइना कहते हैं या क्लास 4 एंजाइना कहते हैं, कि बैठे बैठे तकलीफ हो रही। उस तरह के ब्लॉकेजेस में कई बार उसके ऊपर क्लॉट बन सकता है, जो कि हार्ट अटैक करा सकता है या बैठे बैठे दर्द दे सकता है। तो ये परसेंटेज की क्लासिफिकेशन अगर आप समझेंगे तो ये रेंज समझ में आएगा कि किसी ने 90 बोला, किसी ने 92 बोला, किसी ने 96 बोला, सब एक ही हैं। किसी ने 70 बोला, किसी ने 75 बोला, किसी ने 80 बोला, तो वो सेम रेंज है। किसी ने 40 बोला, किसी ने 45 बोला, किसी ने 50 बोला, वो सेम रेंज है। तो रेंज से ये समझ में आता है कि किसको हमने दवाओं पर रखना है, किसको हमने स्टेंट की सलाह देनी है और कब हमने बाईपास सर्जरी का सोचना है। और एंजियोग्राफी का एक्चुअल पर्पस भी यही है, क्योंकि किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ये डायग्नोस्टिस तो उनसे बातें करके, उनकी हिस्ट्री लेकर के, उनकी ईसीजी और इको, कभी कभी
ट्रेडमिल या स्ट्रेस टेस्ट करके समझ में आ जाता है, ज़्यादातर हिस्ट्री से ही समझ में आ जाता है। ये एंजियोग्राफी की ज़रूरत ये इसलिए होती है कि हम उसको प्रोग्नोस्टिकेट कर सकें और उसको इन 3 डिवीज़न में डिवाइड कर सकें कि वो कौन से लोग हैं जिनको कि दवाओं से हम ठीक रख सकते हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको कोई क्रिटिकल डिजीज़ 1 या 2 वेसल में है, जिनका रिस्क दवाओं पर बहुत अधिक होगा और उनको स्टेंटिंग की आवश्यकता है और स्टेंटिंग की जा सकती है। और तीसरा वो ग्रुप है जिनको कि बाईपास सर्जरी की ही आवश्यकता है, वो दवाओं पर अगर रखे जाएंगे तो उनको लाइफ का रिस्क बहुत होगा, या अगर उनकी स्टेंटिंग की जाएगी तो उसमें भी रिस्क रहेगा या दोबारा ब्लॉकेज बनने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। तो परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि नसों में वो ब्लॉकेज कहाँ पर है, क्योंकि अगर किसी को बहुत शुरुआत में ब्लॉकेज है, जैसे कहते हैं लेफ्ट मेन जो एरिया है जहाँ पर से कि लेफ्ट आर्टरी निकलती है और 2 बड़ी नसों में विभक्त होती है, तो जो लेफ्ट मेन की ब्लॉकेज होती है उसको 50% पर ही सिग्निफिकेंट मानते हैं, बाकी जगह 70% एंड अबव, बट लेफ्ट मेन में 50% एंड अबव। अगर किसी को कोई बहुत बड़ी आर्टरी है और उसकी शुरुआत में ब्लॉकेज है 80% है, 90% है, तो वहाँ अगर वो नस बंद होती है तो बहुत बड़ा एरिया हार्ट का डैमेज होगा और कई बार वो व्यक्ति अस्पताल भी नहीं पहुँच पाएगा, तो उसको ठीक करना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर किसी आर्टरी के डिस्टल एरिया में ब्लॉकेज है या किसी के ब्रांच जो कि बहुत बड़ी नहीं है उसमें ब्लॉकेज है, तो सिम्टम्स वो भी देंगे, उसी तरह के सिम्टम देंगे, टीएमटी उनका भी पॉजिटिव आएगा, ईसीजी में उनके भी चेंजेस आएंगे, लेकिन उनको शायद एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की बहुत आवश्यकता नहीं है। उसको हम कहते हैं स्मॉल वेसल डिजीज या डिस्टल वेसल डिजीज, इनको हम बड़े आराम से दवाओं पर रख सकते हैं। तो 2 बातें हो गई कि कितनी बड़ी नस है, उसमें कहाँ पे ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज का परसेंटेज क्या है, पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, और हम उनको अगर दवाओं पर रखते हैं तो उनकी लाइफ का रिस्क कितना है, हम अगर एंजियोप्लास्टी करते हैं तो एंजियोप्लास्टी का रिस्क कितना है, हम अगर बाईपास सर्जरी करते हैं तो बाईपास सर्जरी का रिस्क कितना है। तो रिस्क वर्सेस बेनिफिट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एनी इन्वेजिव प्रोसीजर और इन फैक्ट ऑफ एनी प्रिस्क्रिप्शन, वेदर इट इज फार्माकोलॉजिकल और इंटरवेंशनल। तो जब अगर रिस्क से बेनिफिट ज़्यादा है तो हम ये बताते हैं कि ये काम करने की आवश्यकता है। अब जैसे कहें किसी को हार्ट अटैक हुआ, उसके हार्ट की कोई बड़ी नस बंद है और उसकी हम एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, तो ये 100% लाइफ सेविंग है कि उसको फ़ायदा होना ही होना है। ऐसे उसकी जान को खतरा बहुत अधिक है ऑफ ए ट्यून ऑफ मे बी मोर देन 70-80%, और अगर हम नली को खोल पाते हैं तो वो खतरा घटकर जस्ट रिवर्स हो जाता है, 10-15% खतरा बचता है। वो भी अगले 2-3 दिन में अगर उसको आईसीयू में रख के सही इलाज मिलता है तो वो खतरा घट के 4-5% हो जाता है। उसके बाद अगर वो दवाएं रेगुलर लेते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो दे कैन हैव अ नियर नॉर्मल लाइफ। तो ये हार्ट अटैक की बात हो गई। दूसरी तरफ है कि कोई आदमी बहुत टहलता हुआ आया, वो कहता है मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो दौड़ भी लगाता हूँ, मैं तो हेल्थ चेक कराने आया हूँ, उसका टीएमटी पॉजिटिव आता है और हम उनकी एंजियोग्राफी करते हैं, तो उनको अगर कोई थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है भी तो हो सकता है कि उसको दवाओं पर रखा जा सके क्योंकि उनके सिम्टम्स माइल्ड हैं। एंजियोग्राफी की बात करें तो पेशेंट की सिम्टोमेटोलॉजी, उसकी ईसीजी की फाइंडिंग्स, उसका प्रेजेंटेशन कि वो एक्यूट है प्रेजेंटेशन या उसको क्रोनिकली कुछ चलने वलने में परेशानी होती है या उसको कोई भी परेशानी नहीं होती, उसका स्ट्रेस टेस्ट माइल्डली या मॉडरेटली पॉजिटिव आया है। दूसरी तरफ उसके जो भी हमने स्ट्रेस टेस्ट किया वो माइल्ड पॉजिटिव है या मॉडरेटली पॉजिटिव है या स्ट्रांगली पॉजिटिव है। और तीसरा कि उसकी नलियों में ब्लॉकेज कहाँ पर है और कितना है। ये सारे फैक्टर्स को मिलाकर ही हम ये डिसीजन लेते हैं कि पेशेंट के लिए सबसे अच्छा क्या है, दवाएं अच्छी हैं, स्टेंट करना अच्छा है या बाईपास सर्जरी की आवश्यकता है। तो मेरी हमेशा सलाह ये रहती है कि लोगों को एंजियोग्राफी से नहीं डरना चाहिए क्योंकि एंजियोग्राफी ही वो चीज़ है जिसकी वजह से ये प्रोग्नोस्टिक डिवीजन पॉसिबल है। नॉर्मली डायग्नोसिस के लिए एंजियोग्राफी नहीं की जाती है, ये प्रोग्नोस्टिकेशन के लिए की जाती है और कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए मोस्ट सुटेबल है उसके लिए की जाती है। धन्यवाद।